रिप्लेसमेंट, जिस तरह मैंने कहा कि रिप्लेसमेंट इनके पास किसी की नहीं है, इनके पास ब्लैक गली की रिप्लेसमेंट नहीं है, तो बाकी इनकी क्या होनी है? इन्होंने रिप्लेसमेंट तैयार ही कोई नहीं की है, अपने आप को ओबलाइज करते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये जो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम था, पिछले 20 साल हाँ। से इन्होंने इस पे करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है। और जो रिस्पॉन्सिबल थे वो कोई डायरेक्टर बना हुआ है, कोई पाकिस्तान टीम का मैनेजर बना हुआ है, कोई थ्रो डाउन करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा। और नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि मेरे पास पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने के लिए बंदा ही कोई नहीं है, कोई इस काबिल ही नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर सके। मसलन कि ये लेवल है इनका कि, और इन्होंने इस बदतरीन तरीके से इस पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाते हुए इस क्रिकेट बोर्ड को यूज कर रहे हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं और डोमेस्टिक के बड़े जबरदस्त ये बॉलर रह चुके हैं और तकरीबन इनके 700 विकेट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। इससे ज्यादा इनको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, बहुत ही कम टेस्ट मैचेस खेले और काफी तजर्बा इनको बॉलिंग का भी और क्रिकेट की नॉलेज भी बहुत है और काफी हम सुनते रहते हैं ये जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो लोग आते हैं उनके ऊपर भी गपशप करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जरा अब्दुल रऊफ आए और इनके साथ मेरा इनके साथ ताल्लुक भी अच्छा है क्योंकि हम दोनों पोर्ट कासिम से भी खेलते हैं। तो मैंने इस वजह से इनको इनवाइट किया कि भाई जरा मुझे तो शायद समझ नहीं आ रही, आप ही बता दें कुछ कि ये जो रमीज राजा साहब आए, एक क्रिकेटर आया चेयरमैन, उसमें भी हम लोग गलतियां निकालते रहे, पूरा पाकिस्तान गलतियां निकालता रहा कि ये चीजें ठीक नहीं है। एक क्रिकेटर आया है, उसने भी सही काम नहीं किया। अब नजम सेठी साहब आए हैं, वो भी बात दोबारा आ गए, इनको क्यों लाया गया और वो जिस तरीके से लोग लेके आ रहे हैं उसमें भी हम बात करते हैं। तो रऊफ, ये चक्कर क्या है, कब चीजें ठीक होंगी? देखिए, ये अभी तक तो इन लोगों ने हमें भी घन चक्कर में फंसाया हुआ, और हम भी इसी चक्कर के इर्द गिर्द ही फिर रहे कि ये चक्कर आखिर है क्या। और इस चक्कर को मेरा ख्याल है कि समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, माजी में जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला था, तो उससे पहले थोड़ा सा चला जाए। तो उसमें ये है कि उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी कि सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था। उसमें करप्शन थी, बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस भी आ रहे थे, उसमें नेपोटिज्म के केसेस भी आ रहे थे, उसमें डिसलाइकिंग और डिसलाइकिंग के भी चक्कर आ रहे थे। और उसके बाद जो निचले लेवल पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हायर अथॉरिटीज थी, वो सियासत भी कर रहे थे अपने, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और क्लब लेवल तक उन्होंने जड़ी पकड़ी हुई थी, और उससे अपनी जो डर्टी पॉलिटिक्स थी उसके जरिए वो सारे सिस्टम को वो खराब कर रहे थे। मसलन कि एक खिचड़ी पक चुकी थी, और इमरान खान क्योंकि काफी अरसे से उनका, जिस तरह आपको भी पता है कि उनके एक दिमाग में एक चीज चल रही थी कि मैं ये सारा सिस्टम ओवरहाल करूंगा। मगर जिस तरीके से वो गवर्नमेंट में आया और जिस तरीके से वो दूसरी परेशानियां उनको थी, वो सही तौर पर इसको देख नहीं सके, और उन्होंने एहसान मानी को और वसीम खान को लाकर यहाँ पर बिठाया। मगर उसमें जो इमरान खान ने जो बिल्कुल फॉल्ट किया, वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तान से जो डोमेस्टिक कल्चर था उसका, पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट क्रिकेट, उसका खात्मा कर दिया, और उसके बाद जितने रीजन थे उनको भी खत्म कर दिया। उसका रिजल्ट ये निकला कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट थे वो भी कोलैप्स कर गए, आपकी सिटी क्रिकेट भी खत्म हो गई। तो अब उस पर इमरान खान साहब पर क्रिटिसाइज होना शुरू हो गई कि इन्होंने बहुत बड़ी एक जो पाकिस्तान के जो यूथ थी उसको बेरोजगार कर दिया है। तो उसमें फिर देखे कि इन लोगों को जो अभी इक़्तिदार में मौका मिल गया, और उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया इमरान खान साहब की इस चीज को, क्योंकि एक बड़ी तादाद थी यूथ की इनके साथ थी, और बेरोजगारी भी फैली थी, सारा डिपार्टमेंट भी बंद हुए थे, और रीजनल क्रिकेट भी खत्म हुई थी। मगर जो असल इशू था वो अभी तक वही का वही है, करप्शन भी उधर ही है, नेपोटिज्म भी उधर ही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है, पार्टी कल्चर भी चल रहा है, और वही वही जो फैमिलियां ओबलाइज हो रही थी पिछले 30-35 साल से, वही बेनिफिशरीज हैं, वो अपनी फैमिली समेत वहां पर क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, और अभी भी वो हायर अथॉरिटीज में मौजूद हैं। तो अब जब तक इन चीजों को आप एड्रेस नहीं करेंगे, आप देखेंगे ये भी फिर इस तरह आप काम नहीं कर सकेंगे। आपको भी मौका मिलेगा, मुझे भी मौका मिलेगा, हम भी बोलेंगे। फिर जिस तरीके से ये अपने लोग भर्ती करेंगे क्रिकेट बोर्ड में, जो इनके यस मैन है सारे, मसलन के अगर कोई कराची का आता तो वो कराची के ले आएगा, लाहौर का आएगा तो लाहौर के यस मैन ले आएगा, इस्लामाबाद का कोई आया तो वो अपने 3-4 यस मैन ले आया, ताकि मैं अपना सिस्टम चलाता रहूं। तो इस तरीके से फिर हम लोग इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे। अच्छा। अच्छा रऊफ, बात यह है कि चलो ये तो इमरान खान की बात तो अभी फिलहाल थोड़ी सी साइड पे करते हैं ना कि जी वो तो वैसे ही हम समझते थे कि इमरान खान जब वजीर आजम नहीं थे, गवर्नमेंट में नहीं भी आए थे, वो उस टाइम भी ये बात किया करते थे जब वो पोजीशन में थे कि जी मैं जब आया और मैं तो आके सीधा सीधा डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करूंगा तो सिर्फ 6 टीमें होंगी। वो तो हमें सबको उम्मीद थी कि वो आए हैं तो ये सब होना है। लेकिन उससे पहले अगर आपकी जो क्रिकेट है, जो क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है, उसके अलावा जो हमारी ये जो
एसोसिएशन बंद हुई हुई थी, ना कुछ भी नहीं था, तो ये कैसे आपकी क्रिकेट इंप्रूव करेगी? एसोसिएशन के नाम से आपकी क्रिकेट नहीं चल रही, एडॉक आपकी लगी हुई है, तो ये क्रिकेट बोर्ड कैसे क्रिकेट को चलाएगा? ये तो जरा बताएं मुझे। देखिए, जो उससे पहले भी चले जाएँ तो उसमें यही आपका मसला आ रहा था कि जो नीचे लेवल पर जो इन्वॉल्व हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट की हायर ऑफिशियल, जो मैनिपुलेशन कर रहे थे पॉलिटिकली, वो काम खराब कर रहा था सारे का सारा। और वो एक उन्होंने अपना एक तरतीब दिया हुआ था सारा स्ट्रक्चर, और उसके मुताबिक ही वो इलेक्शन करवा रहे थे, और उसी के मुताबिक खुद ही इलेक्शन जीत कर वो गवर्निंग बोर्ड में बैठ रहे थे, और फिर अब सारा सिस्टम वो उन्हीं के हाथ में मैनिपुलेट हो रहा था। तो ये चीजें खत्म करने की जरूरत थी, और इमरान खान को भी इसी चीज पे ही चांस मिला था कि जो उन्होंने सारा सिस्टम उखाड़ पिछाड़ कर फेंक दिया। अब मसला ये कि वो चीजें दोबारा उधर ही आकर स्टक हो गई हैं, फिर उन्हीं लोगों के हाथ में दोबारा इक़्तिदार आ गया, और फिर वही लोग जो पीछे रिस्पॉन्सिबल थे सारे सिस्टम को खराब करने का, वही दोबारा दोबारा बैठ गए हैं आकर। मतलब ये तो रऊफ, मतलब ये सारा सिस्टम इस वजह से भी खराब है कि ये जो पैटर्न चीफ आके चेयरमैन लगा देता है, तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। ये पैटर्न चीफ के हाथ में तो नहीं होना चाहिए सब कुछ। देखें तनवीर, इसमें बेसिक चीज ये है कि जो सिस्टम है ना आईसीसी ने बनाकर दिया, उसमें उसने कहा कि आपकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वो नहीं होगी आपके क्रिकेट स्ट्रक्चर में। तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो डेफिनेट आ जाती है जब आपका प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है आपका चेयरमैन और गवर्निंग बोर्ड। तो अब होना तो ये चाहिए कि जो इक़्तिदार आपका नीचे लोकल बॉडीज पर जाए और नीचे इलेक्शन हो, और जितने भी जो लोकल बॉडीज हैं वो इन पावर हो। जब तक लोकल लेवल पर लोग इन पावर नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट या क्लब का प्रेसिडेंट है वो वोट लेकर आता है, तो उसको वहां पर अपने इलाके में जवाबदेह होना पड़ेगा, और वो लोगों के सामने होगा, फिर वो अपने मसाइल आगे पहुंचाएगा। इसी तरह रीजन का बनता तो वो डिस्ट्रिक्ट के वोट से बनेगा, और वो उसको डिस्ट्रिक्ट को जवाब देना होगा, फिर गवर्निंग बोर्ड में जाएगा तो उसको भी नीचे सारे सिस्टम का जवाबदेह होना पड़ेगा। मगर अब इसमें चीज क्या आ जाती है, सिस्टम तो बहुत अच्छा है, इसमें मैनिपुलेशन ये हो जाती है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इलेक्शन करवाता है, तो वो फिर सारा सिस्टम यहाँ पे नीचे दागदार कर देता है। वो फिर नीचे मैनिपुलेट करते हैं, वो अपने लोगों को इलेक्शन जिताते हैं, अपनी लॉबीज बनाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाकर बिठाकर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो वो फिर एक जो चंद एक लोग मखसूस लोग होते हैं, इक़्तिदार उन्हीं के हाथ में चला जाता है, और वही फिर चेयरमैन को वो इलेक्ट करवाते हैं। तो इसमें फिर वही सिस्टम चलता रहता है, वो सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होता, उसमें सही नहीं होगा। जब आप इसको फ्री एंड फेयर छोड़ देंगे, आप न्यूट्रल इलेक्शन करवाएंगे, न्यूट्रल लोगों को आने देंगे, तो फिर आपकी जो चेक एंड बैलेंस भी होगा, आपका सिस्टम भी चलेगा, आपका अच्छा गवर्निंग बोर्ड भी इसमें पावरफुल होगा। अच्छा इसमें ये चीज लाजमी होती है कि अभी जिस तरह मतलब जिस तरह कराची में जिस तरह 7 जोन्स हैं, ठीक है, इसको ये सब आपस में मिल मिला के अगर किसी को वोट देना चाहते हैं, तो ये तो मैंने ये भी सुना है कि ये जोन्स आपस में मिल जाते हैं सारे क्लब, ठीक है, जिस जिस जोन में जिस क्लब के बंदे की है, जिन लोगों की ज्यादा पावर होती है, वो जिन लोगों को सामना लाना चाहते हैं, वो सारे जोन्स वगैरह मिल के वो फिर उस बंदे को वोट लेके आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे का सिस्टम है, नीचे की जो चीजें वही बेहतर नहीं है, तो फिर आप कैसे क्या बोलते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर भी चीजें ठीक होंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो नीचे वाली आपने चीज बताई है ना, कि ये तो होती रहेगी, इसमें तो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इनको फिर नीचे जवाब भी देना पड़ेगा ना। क्योंकि जब आपके क्लब्स होंगे, क्लब से आप लड़कों को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो फिर वो जो क्लब है वो अपना डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे, और वो अपने लोग नए लोग लेकर सामने आएंगे। वो ज्यादा से ज्यादा एक टेन्योर में आपका इंतजार करेंगे, अगले टेन्योर में वो दूसरे किसी को लेकर आ जाएंगे। तो ये चीज मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मजीद। ये आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ द टाइम बेहतर अच्छा हो जाएगा। इसमें अगर मेरिट पे चीजें हो, तो गवर्निंग बोर्ड के अगर मिसाल मिसाल के तौर पर 3-4 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, फिर 3-4 जो है डिपार्टमेंट के हैं, ये 7-8 लोग अगर गवर्निंग बोर्ड में हों, अगर हर चीज मेरिट पे चल रही है, ये पैटर्न चीफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या ये गवर्निंग बोर्ड में से ही कोई निकल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है? बिल्कुल उसूलन तो यही बनना चाहिए ना, कि जो ये नॉमिनेशन इनके पास ही होना चाहिए, और इन्हीं में से एक चेयरमैन बनना चाहिए। और उसमें फिर हर 4 साल के बाद या 3 साल के बाद जो डिफरेंट आदमी है वो चेंज हो, नए इलेक्शन हो, नए जो इलेक्टेड बॉडी आए और नया चेयरमैन इंतजाम करे। मगर इसमें जो चेयरमैन का नाम है वो पाकिस्तान का जो पैटर्न इन चीफ है, जो क्रिकेट बोर्ड का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसकी स्वाबदीद है, वो अपना नाम देता है, और फिर उसके लिए आगे सारी मैनिपुलेशन होती है नीचे से ऊपर तक, और फिर सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। जिस तरह इमरान खान साहब ने अपना नाम दिया था, और वो जो स्पाई एसोसिएशन बनी थी, उनके लोग गवर्निंग बोर्ड में आकर बैठ गए थे, और उन्होंने अपना वो 2-3 इहसान मानी को और फिर उसके बाद रमीज राजा को चेयरमैन बनाया।
और इसी तरह अभी नजम सेठी साहब का नाम दिया शहबाज शरीफ ने, तो वो बनकर बैठ गया। और फिर अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो उनके लिए मैनिपुलेशन नीची होगी। फिर जो ये अपने लोग जितवा कर ऊपर गवर्निंग बोर्ड में लाएंगे और वो उनको नॉमिनेट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह बाकी इदारों में सिस्टम चल रहा है, ये नीचे से ही गवर्निंग बोर्ड के लोग ही बनने चाहिए। वही उन्हीं से एक अहल बंदे को चुनना चाहिए और उसी को चेयरमैन बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये देखिए, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम इस चीज को डिटेल में क्यों बात कर रहे हैं। अभी और भी बहुत सी बातें उसमें भी करेंगे, लेकिन ये चीज लोगों को समझाना चाहते हैं हम। इसके ऊपर इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को इन चीजों का आइडिया नहीं है कि नीचे से जो चीजें चल रही हैं उसी में सियासत, उसी में इतनी ज्यादा गड़बड़ है कि हम जो है वो जो मेरिट का है, जो प्रेसिडेंट है, वो ही मेरिट का जब गवर्निंग बोर्ड में आएगा, ठीक है, फिर वहीं से जो बंदा सिलेक्ट होगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड में के लिए, तो ये जब चीजें प्रोसेस से चलेंगी तब आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐसा आएगा जो बाकी एक मेरिट का है। लेकिन नीचे से भी चीजें बंद हैं, एडहॉक लगी हुई होती है, ना आपका प्रेसिडेंट आ सकता है ना कुछ आ सकता है। क्या कहते हैं उसको, उसके बाद जो पैटर्न चीफ अपनी मर्जी से लेके आए था वो सबको पता है क्यों आता है। तो रऊफ, ये जो चले जी आ गया, मिसाल के तौर पर पैटर्न चीफ आ गया, अब जिस तरह चले अब रवीज राजा साहब की बात करते हैं, उसके बाद जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आते हैं, फिर उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद हुई, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से सवालात हुए कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट इसको ऑन की जाए, तो उन्होंने बोला जी डिपार्टमेंट क्रिकेट की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ना कोई खेलना चाहता है ना कुछ। उसके बाद बहुत सी और चीजें भी उनके अंडर में सही नहीं हुई, जिसमें सैलरीज लोगों की इतनी ज्यादा थी, चाहे वो मीडिया मैनेजर देख लो, चाहे वो डायरेक्टर्स देख लो, चाहे आप मर्जी से पर्चियों वाले लोग आए हुए हैं, मतलब यानी थोक के हिसाब से प्लेयर्स जो है उनको क्रिकेट की जॉब्स दे दी हैं। तो ये कैसे, मतलब यानी कैसे फिर चीजें ये सही होगी? अच्छा, इसमें बेसिक चीज तनवीर ये है देखने वाली कि जब आप किसी को भी चेयरमैन बना दे, मैं ये नहीं कहता चेयरमैन कोई भी आए, मगर आपका सिस्टम जो है वो बेसिकली स्ट्रांग होना चाहिए। जिस तरह आप देखें कि इंडिया में है, कोई भी चेयरमैन आ जाए, जो उनका सिस्टम है डिपार्टमेंटल सिस्टम या जो रणजी ट्रॉफी है वो उसी तरीके से चलती रहती है। उसमें जो सूबाई कोई नहीं एसोसिएशन छेड़ता है, उसको, जो कोई नहीं छेड़ता। सिटी टीमें, बिल्कुल उनका हाँ, स्ट्रक्चर वैसे ही है। आप इंग्लैंड वैसे ही का देख रहता है। लें, हाँ चेयरमैन कोई भी आ जाए, जो उनका काउंटी सिस्टम है बिल्कुल वैसे का वैसा फंक्शन रहेगा। और उसमें ना कोई उखाड़ पिछाड़ होगी, ना कोई चेयरमैन हम्म। अपने बंदे लेकर आएगा, ना किसी को oblige करेगा अपने जो जाति उनके मुलाजम होंगे उनको, ना या किसी और को oblige करेगा। वो एक सिस्टम चलता रहेगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो स्ट्रक्चर है वो भी वैसे का वैसे ही चलता है। अब सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री रह गया है कि जहां पर एक तो म्यूजिकल चेयर लगी हुई है कि बार बार चेयरमैन बदल जाता है, फिर बार बार चेयरमैन बदल के वो फिर आइन के साथ उखाड़ पिछाड़ शुरू कर देता है। कोई पिछला आइन मुअत्तल कर देता है, कोई इसको दोबारा रिवाइव कर देता है, जो कोई अभी सारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, हुआ। बिल्कुल। और जो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देता है, फिर उसके उसका नुकसान क्या होता है कि जो आपका नीचे वाला सारा ढांचा वो खत्म हो जाता है। ये वो क्लब, खराब हो गया। आपकी सिटी क्रिकेट बंद हो जाती है, आपका क्लब क्रिकेट, आपका स्कूल, हर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो फिर नया चेयरमैन आता है, वो अपना नया विजन लेकर आता है, नई टीम लेकर आता है, वो उसका विजन और होता है, वो कोई और चीज बहाल कर देता है। तो इसमें फिर जो प्लेयर्स हैं, आप देखें कि जिस तरह आज से 4 साल पहले जब ये सिस्टम खत्म हुआ, तो जो 15 या 25 साल के दरमियान में एक बहुत बड़ी यूथ की तादाद थी जो खेल रहे थे ग्रेड 2 या ग्रेड 1, वो वो खत्म बेचारे हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गए। उनकी क्रिकेट ही टोटली खत्म हो गई। कोई जॉबलेस बाहर हो गए चला गया, बिल्कुल। किसी ने काम, किसी ने कोई और काम शुरू कर दिया, किसी ने कुछ काम शुरू कर दिया। तो इसका जितना सारा नजला है वो सारे का सारा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पर गिरता है और बेरोजगारी फैलती है। अब इसमें होना ये चाहिए कि कोई भी चेयरमैन आए, मगर वो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। जो मेरिट, एक मेरिट होना चाहिए। अब देखेंगे उसके बाद फिर डिसमेरिट कैसे करते हैं यार कि जो सिस्टम के चेयरमैन साथ आता कैसे है, छेड़छाड़ ना करें, आना का मसला बनाया हुआ तो उन्होंने। देखिए अदा का भी है, और दूसरा ये है कि इन्होंने अपने जो पसंदीदा फेवरेट लोग होते हैं उनको ओब्लाइज करना होता है, उनमें नौकरियां बांटनी होती है। अब ये जो इख्तियार देते हैं डायरेक्टर्स के ओहदे के लिए या बड़े ओहदों के लिए, कोचिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, अब इन्होंने पहले नॉमिनेट एक बंदा अपना किया होता है। अब नॉमिनेट करके अगर उसकी एजुकेशन एफए है ना, तो इन्होंने वो जो इख्तियार देंगे अखबार में उसमें एफए एजुकेशन लिखी, उसमें एजुकेशन हाँ, लिखेंगे ही नहीं। और उसमें लिखेंगे अगर ही किसी नहीं। ने, अगर किसी ने अगर लेवल 2 वाले को ओब्लाइज करना होगा तो कहेंगे कि हमें लेवल 2 चाहिए और फलाना होना चाहिए। अगर लेवल 3 वाला चाहिए होगा मतलब तो मतलब होगा इनके पास लेवल 3। मतलब इजी वे ये है कि जो भी बंदा अपनी मर्जी से रखना है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट भी न्यूज में वही देंगे कि प्रॉब्लम ही बिल्कुल हमें कोई ना हो 100%। सके। ठीक है, उसके बाद लोग जितने भी उसको सीवियां देते रहे, ये बोलेंगे जी हाँ। ये बंदा हमने सिलेक्ट कर लिया, हमने तो जो न्यूज हम्म। में दिया था वही रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होती है।
तो ये हमने, ये तो आप सही कह रहे हैं कि ये खाना पूरी होती है और कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बस है, मिसाल के तौर पर एक बस में बैठने के लिए 50-60 लोगों की जगह है, ठीक है। और जो रमीज राजा साहब क्रिकेट बोर्ड जो था, उन्होंने क्रिकेटर्स इस तरीके से भर दिए क्रिकेट बोर्ड में या कोचिंग लेवल पे, तो मुझे अफसोस तो ये हुआ कि ये तो वैसे ही लड़कों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं, ठीक है। वो इस वजह से कि ठीक है लड़के बेचारे सारे डिपार्टमेंट से कोई कहाँ से बाहर हुए थे, उनके पास जॉब्स नहीं थी, ठीक है, इन्होंने उनको बेताशा जॉब्स दी और उनको थोड़ा सा सुकून मिला कि जी चले यार हमारा घर जो है अब चलेगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि इतने ज्यादा लोग भर दिए कि नया क्रिकेट बोर्ड आ गया वो जरूर इन सबको हटा देगा। अब उन सबको हटा दिया, नजम शेट्टी साहब ने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं हटाऊंगा, लेकिन उन्होंने 150-200 लोगों के हटा दिया। ये नदीम खान ने भी, नदीम खान का किया हुआ सब कुछ उन्होंने दबा के लोगों को डाला। अब जो लड़कों के साथ नाइंसाफी हुई है, इसकी पूछगछ कौन करेगा? वो जो लड़के नौकरियां जिनकी 150-200-250 लड़कों की नौकरियां खत्म होगी, उसका क्या होगा? उसका ये तनवीर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मैं बेसिक पता है क्या प्रॉब्लम है। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि इन्होंने जो इश्तिहार ही कोई नहीं इस किस्म का दिया, कोई मेरिट नहीं रखा था। जब आप कोई मतलब चीज नजम मेरिट शेट्टी पर ने भी देंगे। अपनी बात से यू टर्न ले लिया, पहले कह रहे थे बिल्कुल नौकरियों लिया। से नहीं निकालेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल लिया, और आगे भी लेंगे मजीद भी। और इसमें यह है कि ये जो एक तो इनका मेरिट कोई नहीं है। जब मेरिट के बगैर आप कोई भर्तियां करेंगे तो वो डेफिनेट, वो लाजमी बात है कि जब आप उनको निकालेंगे तो उनकी कोई ऐसी स्टे नहीं होगी जिस पर वो दोबारा परसू कर सके कि हमें किस वजह से निकाला गया। अब इनमें कोई भी इतना वेरी वेल एजुकेटेड बंदा तो वह नहीं जाके क्रिकेट बोर्ड से पूछे कि भाई मेरी ये एजुकेशन है तो आपने मुझे हाँ क्यों निकाला है, क्योंकि भर्तियां ही इस किस्म की इन्होंने की हुई थी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो नया आया है, जो ये नजम सेठी साहब आए हैं, तो ये भी वैसे तरीके से ही भर्तियां कर रहे हैं। आप देखिए सिलेक्शन कमेटी में कोई एजुकेशन नहीं है। उसके बाद वो जो दूसरी है ये एनसीए का अमला, उसमें कोई एजुकेशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर लगे हुए हैं, जो डोमेस्टिक का सिस्टम चलाने वाले एनसीए में, उनकी कोई एजुकेशन, कोई यार विजन नहीं है, मैंने वो रऊफ भी ये ऐसे के सुना है, वैसे मैंने चलेगा। सुना है, वल्लाह आलम पता नहीं कहाँ तक चीज ठीक है ये गलत है। मैंने ये सुना है कि आपके पाकिस्तान टीम का जो कंप्यूटर एनालिस्ट है, वो, माजरत के साथ भाई अगर मैं गलत हूँ, वो बाहर से डेटा मंगवाता है। वो बाहर से डेटा बिल्कुल मंगवा के काम करता है, उस डेटा जो आता है बस, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं आता इन लोग। यार, इनके पास देखे कि मलंग अली की रिप्लेसमेंट नहीं है। आप 22 साल हाँ सही है। 22 22 साल पहले मलंगली थे, तो आज भी मलंगली इनके मैच्योर हैं। हाँ, तो जिस क्रिकेट बोर्ड के पास मलंगली की रिप्लेसमेंट ना हो, तो वो आगे मुझे बताया ना कि वो आगे क्या यार आपके रेवोल्यूशनरी लड़के अनफिट इकदाम हो जाते हैं, वो स्टेप कर मुल्क छोड़ सकता के है। उनको, पाकिस्तान टीम के लड़के अनफिट होते हैं उनको बाहर भेज देते फिटनेस के लिए, फिट अब करो देखे डॉक्टर, पाकिस्तान। यहाँ पे 10-10 लाख तनख्वाह पे डॉक्टर यहाँ पे रखे हुए होते हैं, और कोई अनफिट होता है वो इलाज कराने इंग्लैंड जाता है दूसरे डॉक्टर के पास। और वो डॉक्टर सुहेल को देखे, बेचारे को कुर्बानी का बकरा बना के कैसे निकाला कि वो जो कोरोना में वो 4-5 लड़कों को उन्होंने वो कोरोना की पाबंदी नहीं की तो उसको निकाल दिया। भाई उस पर डॉक्टर क्या क्या कसूर है? एक बंदा जो वो जो एसओपी से कोरोना के वो तोड़ रहा है, वो बाहर जाके कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी पार्टियां वगैरह कर रहे हैं, तो भाई आप हाँ। उनसे पूछे ना, कोई चेक एंड बैलेंस उनसे करें। इसमें डॉक्टर क्या क्या कसूर है कि वो बाहर से कोरोना लगवा कर आ गए? अच्छा एक और चीज, अच्छा एक और चीज, ये जितने भी लोग रमीज राजा साहब के दौर में लगे हुए थे, ये डायरेक्टर हो गए, मीडिया मैनेजर, इनके साथ क्या जबरदस्त सीन हुआ, मुझे बड़ी हंसी आई। लेकिन उसके बाद मतलब मेरे ख्याल में इन लोगों में शर्म भी नहीं है। इनके साथ ड्रामा क्या हुआ वो आपको भी पता है कि जो ये क्रिकेट बोर्ड है, इन्होंने बोला कि भाई आपने रहना है तो 30 या 40% आप, आपकी सैलरी ऑफ होगी, ठीक है, अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, जवान के बच्चे सब रुके हुए हैं, ठीक है। एक इसका बंदे मतलब ने ये रिजाइन है, नहीं सुनो किया। सुनो, इसका इसका मतलब ये है कि जो पिछला सिस्टम था आप उसके साथ भी थे, ये सिस्टम है आप उसके साथ भी, तो इसका मतलब आप लोग पैसों के भूखे हो, आपको नौकरियां चाहिए बस। आप देखे ना, आप किसी दिन प्रोग्राम में हमारे साथ रमीज राजा को भी बुला लेना, तो हम उनसे पूछेंगे कि ये जो इतने हाई क्वालिफाइड आपने लोग भर्ती किए थे इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे, तो उनका लेवल तो ये है कि उन्होंने कहा कि भाई आपने 40% कट ऑफ पे भी काम करना है, तो किसी एक ने रिजाइन नहीं किया, सारे एग्री कर गए। तो ये आपने कौन से मेरिट पे भर्ती किया होता? आप रमीज राजा तो कह रहे थे ना कि मैं खुद ही सबके इंटरव्यू करूंगा, और मैंने सबको खुद इंटरव्यू करके उनकी अहलियत जांच कर तो मैंने उनको नौकरियां दी हैं। तो आप देखें कि उनकी अहलियत सामने नजर आ रही है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, अब जो उनको सैलरी मिल रही है ना, ये भी औकात इन्हीं की इतनी है, या मेरे ख्याल से शायद एक दो ज्यादा ही मिल रहे हैं अभी भी कटने के बाद भी, ठीक है ना। तो मतलब अभी भी रुके हुए हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड में
हमें वो क्या कहते हैं उसको जगह मिल जाए। अच्छा बात ये है कि मुझे ये बताए ना कि रमीज राजा साहब ने जेपीएल स्टार्ट की, अंडर 19 के बच्चों की क्रिकेट स्टार्ट की, ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा? मुझे 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 बुरा इस वजह से लगा कि मुझे जो सुनने में आना शुरू हो गया कि अंडर 19 के जो बच्चों के माँ बाप हैं वो कहने लग गए जी अपनी उम्रें कम कराओ किसी ना किसी तरीके से और जेपीएल खेल लो जाके। क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पीएसएल में भी इसी तरह ही हुआ। पीएसएल के चक्कर में आपका डोमेस्टिक को साइड पे कर दिया और आपकी वहीं से पाकिस्तान टीम में लड़के सिलेक्ट हो गए। इसी तरीके से अंडर 19 जेपीएल जो होना था वो वहां से फिर लड़के ऊपर की तरफ आते, जो आपकी डोमेस्टिक में जो जूनियर लेवल की क्रिकेट थी उसको नुकसान नहीं होता, और ये जो लोगों ने एज कम करानी थी इसको नुकसान नहीं होना था? क्या मैसेज दे रहे हैं दे, हम? देखिए बिल्कुल होगा, और स्पेशली उस इन कंडीशंस में होगा। आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ा अर्सा पहले वो T20 वर्ल्ड कप रमीज जीत रही राजा थी तो और बड़ा कहते अच्छा बड़ा खेल रही जबरदस्त थी। प्रोजेक्ट था ये। नहीं, प्रोजेक्ट इसलिए है कि जब तक आप नीचे फ्लोरिश नहीं करेंगे ना, देखिए आपने नीचे काम नहीं किया। एक ने आपने नीचे ग्राउंड नहीं बनाया, दूसरा आपने जो नीचे अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 19 लेवल का स्ट्रक्चर था उसको बैलेंस नहीं किया। आपकी क्लब क्रिकेट टोटल खत्म हो गई, और उसके बाद आपका जो कारपोरेट सेक्टर है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ कि जो यंगस्टर्स हैं या क्लब हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो कोई ग्राउंड लेकर वहां पर बच्चों को प्रैक्टिस करवा सके, उनको मैचेस दिलवा सके और लंबी क्रिकेट खिलवा सके। तो हमारे दौर में यह था कि हम एक ग्राउंड हायर करते थे, तो उसमें हम एक पूरा दिन 35-40 ओवर का मैच खेलकर हम तैयार हो जाते थे। अब वो ग्राउंड्स वाले क्या करते हैं कि वो T20 के वो 3 मैच करवा देते हैं एक दिन के अंदर, और उसमें वो पैसे ले लेते हैं, वो ज्यादा कमाई कर लेते हैं, तो वो 40 ओवर पर जाते ही नहीं। और बच्चों के पास इतने पैसे ही नहीं है क्लबों के पास कि वो कोई अच्छा ग्राउंड हायर करके बच्चों को प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी दें। तो यह बेसिक काम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और गवर्नमेंट को करने यार चाहिए अगर इन्होंने क्रिकेट फ्लोरिश करनी। नदीम खान तो ये बोलता रहे क्लब क्रिकेट हो रही है पूरे पाकिस्तान में, जो भी क्लब बनाएगा उसको हम उसके पास लेवल 2 कोचिंग कोर्स होना चाहिए, वो जो कोच रखेंगे पता नहीं क्या क्या बनाया इन्होंने। इंग्लैंड का सिस्टम लाने की कोशिश की इन लोगों ने, वो कहाँ गया सिस्टम? भर्तियां पूरी इंग्लैंड से नेशनलिटियों वाले लोग ला ला के क्रिकेट बोर्ड में बिठाए गए, तो कहाँ गया वो सिस्टम इंग्लैंड का? ये तो एकदम से इन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के सिस्टम को हटाओ इंग्लैंड का सिस्टम लेके आओ, तो वो तो सब वो उसका तो तिया पाचा हो गया, सब नजर ही नहीं आया कहीं। यार वो नहीं था, मेरी बात सुने, वो पता है मसला क्या है कि वो टोटल झूठ पर मबनी था और एक फेक न्यूज इन्होंने फैलाई थी सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए और नौकरियां हासिल करने के लिए नहीं, और मेरा ख्याल अपने है आप को इमरान खान फ्लॉरिश को खुश करने के करने के लिए। लिए सब कुछ किया है। बिल्कुल उसी तक ये बातें पहुंच रही थी। आप देखें कि आप ग्राउंड रियलिटीज देखें पाकिस्तान की, कि जब से ये इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है और महंगाई अपने असमा पीक पर है, तो हमारे तो बच्चों के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे वो नहीं भी है, है। और उनके पास तो वो पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है मोटर बाइक्स में, और उनके ट्रैवलिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं है। फिर उनके जब हम पहले इकट्ठा बैठकर क्लब में लंच वगैरह इकट्ठे एक बंदा अफोर्ड कर सकता था कि 12-14 रुकनी टीम जो बच्चे होते थे उनको हम लंच वगैरह करवा देते थे, उसके पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बॉल्स महंगी हो गई है, क्रिकेट का इक्विपमेंट इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसमें ये लोग झूठ पर झूठ बोलकर पता नहीं पाकिस्तान की कौम को और बच्चों को और ऊपर हाई ऑफिशियल्स को क्या क्या ख्वाब दिखाते रहे कि जिस तरह हम पता नहीं ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में कोई बहुत बड़ी हम जो प्रोफेशनल स्टेट हैं, तो हमारे पास तो लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ना। आप इससे फर्क क्या मसला हुआ कि आपका नीचे जो बिल्कुल पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही ग्राउंड हो गया। बच्चों ने क्रिकेट छोड़ दी क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, तो कैसे खेलते थे? ना उनके पास सामान था, ना ग्राउंड थे, ना नेट हो रहे थे, ना बॉल्स वगैरह थे। तो ये ऊपर से लोग इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये फिर ये ड्रामे शुरू कर दिए कराची स्टेडियम में, कभी कोई लीक करा दी, कभी कोई लीक करा दी, और वो वहां पर पूरे पाकिस्तान से 15-20 बच्चे इकट्ठे किए, उनमें टूर्नामेंट वगैरह करवा दिए, तो ताकि ऊपर दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नीचे अगर आप ग्राउंड पर चले ऊपर भी जाएं तो दिखाने के बिल्कुल लिए, और जीरो। जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है वो इस किस्म की हरकतें करता है। क्योंकि देखिए बात सुने रहो, बात ये आपको भी पता है कि नीचे लेवल पे अगर आपने काम करना है ना, इतना सिस्टम तबाह हो चुका है। ठीक है, वो जो भी चेयरमैन आता है वो कहता है भाई नीचे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, मेरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऊपर कोई ऐसे प्रोजेक्ट लेके आओ, ऐसी चीजें लेके आओ जिसके ऊपर लोगों की नजरें हो और लोग बोले जी रमीज राजा साहब या कोई भी चेयरमैन आया तो उसने बड़ा जबरदस्त काम किया। जिस तरीके से पेंशन भी बढ़ा दी, वो कितने लोग बोलते हैं कि रमीज राजा साहब ने अपने चक्कर में पेंशन बढ़ाई कि 50,000 रुपए थे 1 लाख रुपए बढ़ा दी कि रमीज राजा साहब जब हटेंगे और उनको भी पेंशन मिल जाएगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब जो क्रिकेट बोर्ड आया है ये तो इससे भी बुरी चीजें किए जा रहा है। सिर्फ डिपार्टमेंट का मुद्दा सामने रख के कि जी हम डिपार्टमेंट के चक्कर में आए हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, उसको सामने रख के जो जो कि अच्छी चीज है, चले डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है,
तो ये जो अब सिलेक्शन कर रहे हैं, लोगों को भर्तियां कर रहे हैं, ये क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है आधे से ज्यादा तो पिंडी के लोग नजर आ रहे हैं उसमें भर्तियों में, इस्लामाबाद के लोग नजर आ रहे हैं। तो ये जो गवर्निंग बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, क्या ये अपने सिर्फ इलाके के लोगों को लाने के लिए खुश किया क्या इन्होंने? देखिए, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि ये ऊपर दिखाने के लिए ये मीडिया में हाइप क्रिएट करते हैं और जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको दिखाने के लिए ड्रामा लगाते हैं। तो ये पास्ट में उन्होंने भी यही किया और जो जो अभी प्रेजेंट है ये भी यही कर रहे हैं। तो इन्होंने एक्सप्लॉइट किया कि एक वर्स्ट डिसीजन था जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया था कि डिपार्टमेंट बंद किए थे और एजेंट खत्म किए थे। तो इस चीज को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया क्योंकि यूथ बड़ी तादाद में बाहर हो गई थी। तो इन्होंने उसको रीगेन करने के लिए और उसको अपने फायदे में यूज करने के लिए उसकी मुहिम चलाई एक बहुत बड़े पैमाने पर। तो फिर दोबारा वो उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करके तो अब ये काम वही कर रहे हैं जो पुराने वाले कर रहे हैं। आप देखें कि जो इनके अपने लोग हैं उनको ये नवाज रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी पहले बनाई, पहले वो जो एक पाकिस्तान की मैनेजमेंट कमेटी बनाई है उसमें दो लोग थे, उन दोनों ने अपने आप को सिलेक्शन कमेटी में डलवा दिया। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हो और आप कोई और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लो। क्या पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और उसके बाद अभी ये जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है तो इसमें वो नई नई चीजें सामने आ रही हैं। भाई एक इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट टेस्ट होता है, कम से कम वही इनका लेकर इनको सिलेक्शन कमेटी में रखना है। तो वही कर लो इनका कि भाई किस लेवल की इनकी इंटेलिजेंस है यार और क्या इनका राहुल, लेवल है। क्या हो गया है? सिलेक्शन कमेटी में 70 साल का बेबी बॉय आया यार, क्या हो गया है? यंग बच्चा वो आया 70 साल का, जिसने वो तो 25-30 35 साल क्रिकेट बोर्ड में काम किया, उससे ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं है। वो तो देखे ना, 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ था और बमा फैमिली साथ है। वो कोई अकेले तो नहीं है, पूरे खानदान समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं पिछले 30 साल से। और वो हर एक के साथ काम कर चुके हैं, उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कोई चेयरमैन नहीं छोड़ा। ये यार जितनी पीछे म्यूजिकल चेयर। आपने एक चीज नोट की उन लोगों में, जब ये पोस्टों पे आते हैं, इनका चलना देखा कैसा होता है? ऐसे चलते हैं जैसे पता नहीं कोई मुल्क फतह करके आए हुए कहीं से, बड़ा कोई अनोखा, बड़ा कोई जबरदस्त इन्होंने काम किया है। शर्म हया कोई नहीं है किसी के अंदर कि भाई इतने अरसे से क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, जान छोड़ो घर बैठो। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखो रऊफ, उनको भी ये होप होती है। अच्छा, मैं बताऊं, ये मैं ना, ये क्रिकेट बोर्ड की ना इसमें मीटिंग में गया जो कराची में हुई ना, तो कसम से मैं जब रमीज राजा साहब ने बुलाया, मैं गया तो मैं हैरान हो गया। ये 60-60 65-70 साल के बुढ़े बैठे हैं वहां पे सारे ना। ओ भाई, क्या काम है तुम लोगों का? तुम्हारा काम खत्म, तुमने अपने टाइम पे क्रिकेट खेली, बोर्ड में काम किया, जो भी काम किया। देखिए उसकी वजह ये है क्योंकि इन लोगों को पता है, इन लोगों की गीदड़ सिंगियां, इनकी दोस्ती यारियां, इनको पता है कि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि हमारे मर्जी के लोग आएंगे तो हम किसी टाइम भी क्रिकेट बोर्ड में वापस आ जाएंगे। और मुझे अफसोस हुआ कि जब रमीज राजा साहब ने बोला कौन इंटरेस्टेड है, तो सब बुढ़ों ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब आप सोचे, एक बुढ़े को तो रमीज भाई ने बोला कि भाई आपकी अब उम्र नहीं है काम करने की, ठीक है ना, इस तरह के वर्ड यूज किए। तो वो इतने वो, उसके बाद अभी नजम सेठी साहब ने आए कराची में बुलाया, मैं भी इनवाइटेड था, मैं गया ही नहीं। ठीक है। अच्छा, जब रमीज राजा साहब की मीटिंग थी ना, तो एक बंदे ने ना, अभी गवर्निंग बोर्ड में ही है वो बंदा, उसने मुझे रिप्लाई किया ट्विटर पे कि जीरो मीटिंग थी, जीरो। ठीक है, तो नजम सेठी की मीटिंग मैंने देखी तो मैंने बोला ये भी जीरो है, ये कौन सी बड़ा कोई पहाड़ से उतरा हुआ उतरी हुई कोई मीटिंग हो गई है। तो ये बुढ़े सारे वहां पहुंचे हुए। तो इन बुढ़ों को पता है कि हमने दोबारा आ जाना है, ना किसी से चला जा रहा है। बेचारा कोई वहां पे आया है, उसको सांस नहीं आ रहा, मास्क पहना हुआ उसने। यार कसम से हैरत की बात है, नए लोगों को ऊपर ही नहीं आने देना। तो फिर आना तो है अच्छा। इन लोगों ने। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि देखिए कि रमीज राजा ने इनके लिए पेंशन भी रख दी कि इनकी भी पेंशन भी 1 लाख रुपए उसे बढ़ा दी, 1.5 लाख पेंशन कर दी। उसके हाँ बावजूद फिर चक्कर में आगे दूसरी नौकरी हमें मिल जाए। भाई उसने कहा कि आपकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, आप एक्सपीरियंस है, काफी एजेड हो चुके हैं, अब घर जाके हाँ। रेस्ट करें, अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है आपकी, कोई दूसरे काम करे, आपकी पेंशन में बढ़ा देता हूँ, आपको सुकून से मिलती रहेगी घर में जाकर। मगर इनको नहीं, वो आदत पड़ी हुई है, वो जाए नहीं, जी नहीं। एक दफा हम पाकिस्तान टीम के साथ गया उधर ना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज थी दुबई में। तो हमारे चेयरमैन थे और एक जो मैनेजर थे, वो दोनों टांग से लंगड़ा रहे थे, चला उनसे जा ही नहीं रहा था। कोई 80-80 85 साल के थे। उन्होंने एक का गोलियों का लिफाफा नीचे गिर गया, मुझे कहता यार ये उठा के देना, तो दूसरे का गिर गया, कहता यार मुझे कमरे तक छोड़ के आ जाना। किसी ने इनहेलर लगाया हुआ, किसी का कोई, तो एक ने बेल्ट ढीली पहनी हुई है, एक अजीबो गरीब होलिये से चल रहा है, आपको टेक टेक के। एक ने दूसरा बंदा पकड़ा हुआ कि भाई किस तरीके से मुझे कमरे तक पहुंचा दो। तो ये तो हालात है इनके, मसलन कि आप जो एक्सपायर हो जाता है बिल्कुल ही हर तरफ से पूरी दुनिया में, उनके लिए उनको रेस्ट डे होते हैं कि भाई घर जाकर रेस्ट करें।
उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े बड़े ओहदों पर लाकर बिठा दिया जाता है कि भाई आप काम करें। और रिप्लेसमेंट, जिस तरह मैंने कहा कि रिप्लेसमेंट इनके पास किसी की नहीं है, इनके पास ब्लैक गली की रिप्लेसमेंट नहीं है, तो बाकी इनकी क्या होनी है? इन्होंने रिप्लेसमेंट तैयार ही कोई नहीं की है, अपने आप को ओबलाइज करते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये जो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम था, पिछले 20 हाँ साल से इन्होंने इस पे करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है। और जो रिस्पॉन्सिबल थे वो कोई डायरेक्टर बना हुआ है, कोई पाकिस्तान टीम का मैनेजर बना हुआ है, कोई थ्रो डाउन करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा। और नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि मेरे पास पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने के लिए बंदा ही कोई नहीं है, कोई इस काबिल ही नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर सके। मसलन कि ये लेवल है इनका कि, और इन्होंने इस बदतरीन तरीके से इस पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाते हुए इस क्रिकेट बोर्ड को यूज कर रहे हैं ये लोग। रऊफ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ जो आपने बात बोली है, कुछ दो तीन लोगों की, जिस तरह मैं नाम ले लेता हूँ, जिस तरह शाहिद असलम की जिक्र हो रहा है कि जिनको एनसीए के अंदर होना चाहिए था, जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए, कोचिंग कोर्सेज करवाए भी, स्पेशली उनके लिए एक रूम बनाया गया, ठीक है। उसके बाद वो उठ के पाकिस्तान टीम में निकल गए, फिर उसके बाद उनका कोई पता नहीं। आई थिंक 2010 से वो शायद पाकिस्तान टीम में अभी मजे लगे हुए हैं उनके, हालांकि उनकी जगह वहां नहीं बनती थी। उसके बाद आप मंसूर राना की अगर हम बात करते हैं, वो उन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए। मतलब किस चीज के कोचिंग कोर्सेज हैं? जो बंदा कोचिंग कोर्सेज करता है, कोचिंग करवाता है, 10-10 साल एकेडमी में कोचिंग कर रहा है, वो उसके बाद मैनेजर लग जाते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट का बोर्ड का जो चेयरमैन है वो सोया हुआ होता है? क्या उसको नजर नहीं आ रहा होता कि जिनका काम एकेडमी में, उनको एकेडमी में होना चाहिए, जो मैनेजर है वो मैनेजर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हर चीज आगे पीछे है। एक बंदे को दो दो तीन तीन जॉब्स करवाई जाती हैं, वो मैनेजर बन जाता है, कभी कोच बना हुआ होता है, कभी क्या बना हुआ होता है। या हमें तो यहाँ तक भी पता है कि कितने लोगों के जो रिश्तेदार थे उनको पीछे से ला ला के उनको कोचिंग कोर्सेज करवा दिए गए। ये तो ये चीजें सामने आई नहीं है, लेकिन सुनने में सब आता है, पता सबको है। तो फिर जब ये चीजें होंगी तो कैसी चीजें ठीक होंगी यार? देखिए, जहां तक आपने चेयरमैन की बात की है, तो जो चेयरमैन है, चेयरमैन को इसका नहीं पता था, क्योंकि चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, वो डायरेक्ट आता है, वो उसका क्रिकेट के साथ इस तरह कंसर्न होता नहीं है नहीं जिस नहीं तरह नहीं हम नहीं लोगों नहीं का नहीं, है। चेयरमैन को पता नहीं होता, लेकिन जो अपॉइंटमेंट नीचे होती है, डायरेक्टर लेवल पे होती है, सीईओ जो होता है, ये और बड़ी बड़ी पोस्टेस पे होता है, सिलेक्टर की, चीफ सिलेक्टर की पोजीशन होती है। इन चीजों को ये तो चेयरमैन ही लगाता है ना, ये तो चेयरमैन देखिए के बगैर तो नहीं है। देखिए, वो इस तरह होता है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह एहसान मानी को इमरान खान लाए थे, या जिस तरह शहबाज शरीफ नजम सेठी को लाए हैं, तो इनको बेसिकली तो नहीं पता था कि ये लोग किस तरीके से, ये तो मुझे और आपको, या जो क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व है, या एक लंबे अरसे से गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो उनको पता है। तो वो फिर उनको यूज करते हैं, वो चलाते हैं वो चेयरमैन को, वो अपने जो उनके फेवरेट होते हैं, आर्ट फेवरेट, जो उनके लिए काम कर सकते हैं नीचे डायरेक्टर लेवल पर या नेशनल अकेडमी में, वो उनको वहां पर ओब्लाइज कर देते हैं। और वो ये ऐसे लोग जो यसमैन होते हैं, वो हमेशा ओब्लाइज होते ही रहते हैं, चाहे एहसान मादी आ जाए, चाहे नजम सेठी आ जाए, चाहे ज़का अशरफ आ जाए, या एजाज भट्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, ये लोग अपनी जगह पर रहेंगे, क्योंकि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नीचे उनका गवर्निंग बोर्ड होता है ना, जो चला रहा होता है चेयरमैन को, उनकी इन लोगों की उनके साथ गठजोड़ अच्छी होती है। तो वो ही फिर चेयरमैन उनकी स्वाबदीद पर ही इन लोगों की दोबारा दोबारा अपॉइंटमेंट करता है, और ये लोग अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। जिस तरह अभी जो चीफ सेलेक्टर की हुई है, और जिस तरह वो पास्ट में ये जो आप आप सिलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान से टीम की मुतमईन है, है जो अनाउंस उस हुई है अभी? जी बिल्कुल भी नहीं, और जूनियर लेवल भी? किसी से भी नहीं। क्योंकि जो ये लोग देखे ना कि सिस्टम का हिस्सा है, साथ खेल रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास विजन है, जिन्होंने काम किया, आप उन लोगों को लाएं। आप तो ऐसे ही घर बैठे उठाकर, कोई उधर ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चला रहा होता है उसको ले आते हैं, कोई इधर घर बैठा कोई दूसरा काम चला रहा होता है उसको ले आते हैं, कोई किसी का फेवरेट होता है उसको उठाकर ले आते हैं, किसी की आपस में नहीं बन रही होती है उसको आप सिलेक्शन कमेटी में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इट सेल्फ है, खुद जो जिससे इनके खिलाफ फैसले दिए हुए हैं, इनकी मॉरल अखलाकी जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ इनको फाइन या जुर्माने और इनको सजाएं दी हुई हैं, और फॉर करप्शन केसेस में जिनके खिलाफ काफी ह्यूज चीजें आई हुई हैं, आप कैसे उन लोगों को फिर दोबारा आप रीइंस्टेट कर सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं? तो ये काफी चीजें हैं जो देखने वाली है मेरा ख्याल। नहीं, दूसरी बात ये है ना कि अगर हम फिक्सिंग की बात करें, या जो लोग इन्वॉल्व हैं, या जिनके 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 ऊपर शक शुबात किए जाते थे कि जी इन्होंने फिक्सिंग की है, या बहुत सी बातें होती थी, ठीक है, इसने खेलते हुए ये सब कुछ किया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये लोग तो वैसे ही इन है, इस किस्म के लोग, ठीक है। तो
फिर कैसे आने देंगे ये लोग ऐसे लोगों को जो बिल्कुल साफ और शफाफ लोग हैं? क्योंकि सारा जो होल्ड है इन सबों का है। जिस तरह मैं बात करता हूं कि जब जब ये फिक्सिंग शुरू हुई थी, उस टाइम के लोगों को अगर प्रॉपर तरीके से ये सजाएं दे देते तो आगे तो चल के फिर ये चीजें तो ना होती ना। और वही लोग ही पीएसएल में भी इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद जो भी फिक्सिंग करता है, जो भी पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है, वो दोबारा आ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो ये देखें आप, जितने वो जो जस्टिस कयूम रिपोर्ट आप पढ़ लें, जितने उसके किरदार थे उन सबके सबको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सब अटैच नौकरियां किया कर गया। रहे हैं कहीं ना कहीं। और सब वो नौकरियां कर रहे हैं, और किसी की तो अभी वो एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी आनी बाकी है, अभी तक नहीं आई। 25 साल, 20-20 साल हाँ गुजर गया, वो रिपोर्ट्स बाकी हैं। उसके बाद हाँ। जो उसके बाद जिन लोगों ने मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं वो भी साथ लगे रहे, इन्होंने साथ उनको अटैच रखा। और उसके बाद एक आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट है, उनके पास एक लिस्ट है जिसमें काफी मशकूक किरदार के लोग हैं, काफी ज्यादा उन पर शक व शुबे का इजहार वो किया लिस्ट गया। और सामने उनकी नहीं आई जो, कभी। देखिए वो बेसिकली आईसीसी काफी ज्यादा आईसीसी रेमेडीज वगैरह देता है। जिस तरह श्रीलंकन क्रिकेट में हुआ है कि उनके एक बहुत बड़ी तादाद जो थी मैच फिक्सिंग में वो इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने उनके लिए एक स्कीम उन्होंने बाद में अनाउंस कर दी थी कि आप हमारे पास आए, हमें बताएं, और फिर आपके लिए हम एमनेस्टी स्कीम एक जारी कर देते हैं। तो श्रीलंकन क्रिकेट वायद थी जिनके लिए एमनेस्टी स्कीम जारी हुई है। तो ये थोड़ा सा एक लूज पोल आईसीसी ने रखा हुआ, वो इन लोगों को बता देते हैं जो हमारा एंटी करप्शन यूनिट होता है कि ये लोग मशकूक सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं। मगर वो इतना ज्यादा एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि आईसीसी की जो रिस्पेक्ट है या जो उनका नाम है, इंटीग्रिटी है, वो भी ऑन स्टेक लग जाती है अगर इतनी ज्यादा तादाद में लोग पकड़े जाएं। तो एक तो वो बॉडी ब्लैक लिस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद आईसीसी की जो अपनी रेपुटेशन है वो खराब हो जाती है। अच्छा, ये जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि जी ज्यादातर शायद मैं ही बात करता हूँ कि ये जितने भी 92 वाले हैं, वर्ल्ड कप वाले हैं, ये 92 जो जब से इन्वॉल्व हैं, इनकी वजह से क्रिकेट ज्यादा डैमेज नहीं हुई है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग ही आए, हम लोग ही आए। इनसिक्योर फील करते हैं, किसी और को आने नहीं देते। जब टीवी चैनल पे बैठते हैं, कभी 92 वर्ल्ड कप की शर्ट्स पहन लेंगे, कभी ट्विटर पे 92 चलाते रहेंगे। ठीक है, हर टाइम उसकी बात करते हैं। इनके 92 वर्ल्ड कप वाले के मुंह से कभी भी हमने 2009 के वर्ल्ड कप की बात नहीं सुनी, 2017 की बात नहीं सुनी। ये अपने आप को ही जगाते रहते हैं और इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। चाहे वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आए, उसके साथ गपशप है, चाहे कोई है। अच्छा, उसके बाद ये जितने भी 92 वाले हैं, ये सब आपस में लड़ते रहे सारी जिंदगी। उसके बाद बैठ जाते हैं, जहां इनको नोट नजर आते हैं सब एक साथ बैठ जाते हैं। तो मतलब मतलब ये यही लोग तो हैं जिन्होंने सब तबाह किया हुआ है। सामने कुछ है, पीछे बिल्कुल कुछ है। बिल्कुल, ये सारे के सारे मेरा ख्याल है कि सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं। और क्योंकि जब इंसान को बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं या मिल रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी जो आपस का वो प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। चाहे इनकी पास्ट में इनकी आपस की लड़ाइयाँ या जो इनकी आपस के झगड़े हैं, उनसे पाकिस्तान का मुल्की वकार कितना ही ज्यादा मजरू हुआ हो, मगर जब इनके आपस में दोबारा बेनिफिट सामने आए तो सारे इकट्ठे बैठे रहे हैं और सारे एक दूसरे के साथ गोलमल गए और एक दूसरे को ओब्लाइज करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि देखें कि अगर आपने इस फील्ड में आना है, मैनेजमेंट में या किसी भी जगह पे, तो फिर ये क्या कर रहे हैं कि ये उस प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट भी नहीं कर रहे स्पेसिफिक उस शोबे में। क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है वो जो स्पोर्ट्स है वो बहुत आगे चली गई है, उसमें अपने आप को आपको एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो सीखने की जरूरत है। फिर आपको आगे बच्चों को कोच करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, फिर स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर स्पोर्ट्स जो हाँ। एस्टेब्लिशमेंट है, हर चीज आपको देखने की जरूरत होती है। तो इसमें ये इस चीज में भी अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे। और फिर इनका जो असर रसूख इतना ज्यादा है, जिस तरह आपने बात की है कि जो इनके ऊपर बहुत ज्यादा सियासतदानों के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके साथ इनके कारोबार मुश्तरका है, तो फिर इनके साथ ये मैनिपुलेशन करके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ ये दोबारा 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 ओब्लाइज होते रहते हैं। एक एक प्लेयर को 6-6 बारियां दी जा चुकी हैं, और उसके कंटिन्यू फेलियर के बावजूद उसको बार 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 ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओब्लाइज करता है। और ना सिर्फ उसको करता है, बल्कि ये फिर पूरी टीम साथ लेकर चलती है, ये बाकी होते हैं उनको भी साथ ही ओब्लाइज करते हैं। तो ये इस तरीके से फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आगे नहीं जा रही है। अच्छा, एक और मसला है इन लोगों में, बहुत ही बड़ा मसला है। और लोगों में भी है, इन लोगों में भी है कि जो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जो क्रिकेट बोर्ड आता है इन सब की नजरों में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसकी बड़ी तारीफें करते हैं। मेरा मेरी मेरी क्या कहते हैं, मेरी मेरी हटती इसी वजह से इन लोगों से। ठीक है, कि मतलब जो आता है ये ठीक है, वही चला जाता है उसकी बुराइयां। ठीक है, अब बात ये है
कि भाई जब वो क्रिकेट बोर्ड आता है तो उस टाइम आप लोग के मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती कि भाई ये क्रिकेट बोर्ड गलत आया है, ठीक है, और सबके साथ दोस्ती यारियां निभाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कोई चीजें तो सही बोलो ना कि यार ये लोग आए हैं गलत है, तो जब इन सब की नजर में हर बंदा ठीक है तो फिर क्या गलत है? देखिए बेसिकली तो प्रोफेशनल है। आप जब जिस तरह इमरान खान अपना स्ट्रक्चर लेकर आए थे, डिपार्टमेंट उन्होंने खत्म किए थे, रीजन खत्म किए थे, तो उस वक्त इन लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की थी, सबके सब सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो गए कि बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया इमरान खान ने और ये नहीं तो चीजें खत्म जिन्होंने की हैं। जिन्होंने जो सारी जिंदगी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते रहे हैं, ठीक है, जब डिपार्टमेंट बंद हुई उसके बाद वो खुद ही डिपार्टमेंट में लगे हुए पैसे कमा रहे थे। अब उनसे पूछो बिल्कुल। कि डिपार्टमेंट क्रिकेट सही खुली है, वो बोलेंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल सही खुली है। और कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो सामने ना भी बोले लेकिन अंदर से उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखें कि अभी तक वो जब इन्होंने इमरान खान की तारीफ की थी और अब जो नया स्ट्रक्चर आया, जिन्होंने डिपार्टमेंट बहाल किया और रीजन दोबारा शुरू किया, तो अब उनकी इन्होंने चापलूसी शुरू कर दी है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, डिपार्टमेंट बहाल कर दिए हैं हाँ, और रीजन शुरू कर दिए हैं। ना इनको उस वक्त परवाह थी कि इतनी बड़ी यूथ की तादाद बेरोजगार हुई है, ना अब इनको इनको सिर्फ इसकी परवाह कि परवाह है अभी ये इसकी। सिस्टम क्या हो गया है। इनको सिर्फ अपने पैसों की लालच है और उसकी वजह से इन्होंने पहले भी ये पाकिस्तान को इन्होंने इस्तेमाल किया, अभी पाकिस्तान को इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो यूथ है या जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो उधर का उधर ही खड़ा है, वो बेचारा ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है। अच्छा एक और चीज है कि ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं इन्होंने अपने रिपोर्टर या जर्नलिस्ट चमचे कुछ रखे हुए हैं, ठीक है, उनको आगे रख के ये सारे काम करवाते हैं अपने, क्योंकि इनमें खुद क्योंकि इनकी तो वैसी गोटे फंसी हुई होती हैं, ये खुद तो काम कर नहीं सकते। वो रखे हुए चमचे दो चार उनको मतलब आप इनके हालात देखें, ये मेरा ख्याल है ये किसी और मुल्क में शायद नहीं होता होगा, ठीक है ना, कि चमचे दो चार पाले में हैं, ठीक है, उनको वो रखा हुआ है, उनको कहते रहते हैं हमारे लिए ये बातें करो, हमारे लिए ये बातें करो। तो गन तो इन लोगों ने सब मचाया और कहते हैं जी हमारे ऊपर लोग क्यों आते हैं, हमें लोग क्यों सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि आपकी वजह से तो सब खराब हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ बिल्कुल। राहुल, ये आप नेशनैलिटी वालों के लोगों के हक में हो कि जो इंग्लैंड चले जाते हैं मुल्क छोड़ के, बेशक पाकिस्तान से खेले हो, चलो मैं यासिर अरफात की बात कर लेता हूँ, आजकल यही है कि भाई उनको जी असिस्टेंट कोच रख रहे हैं या हेड कोच रख रहे हैं मिकी ऑर्थर की जगह। ये क्या तरीकेकार है? सारी जिंदगी बाहर रहे, मुल्क से चले गए, वही खा रहे हैं, वही कोचिंग कोर्स कर रहे हैं, वही रह रहे हैं, बच्चे भी वही रह रहे हैं, तो क्या मतलब वहां कोचिंग कोर्स अप्लाई करो ना, अगर लेवल 4 किया हुआ है, क्यों वहां कोई नहीं पूछेगा? उठा के यहाँ पे सीवियां देते हैं और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और यहाँ के लोग हमारे वैसे ही बेवकूफ हैं और जानबूझ के भी करते हैं। अब उसको वहां से उठा के यहाँ टीम में लेके आ गए, ये क्या है, क्या तरीके का है? देखिए मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को तो नहीं इसमें आप ब्लेम दे सकते, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप डेफिनेट जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि इनको देखना चाहिए कि जिन प्लेयर्स को आपने इतनी ज्यादा इज्जत दी है, पाकिस्तान का निशान दिया है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ उन्होंने, और वो फिर पाकिस्तान की नेशनैलिटी को तर्क करके छोड़ को किसी दूसरे कंट्री की नेशनैलिटी लेते हैं और वहां पर जाकर सेटल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने मफादात सरेंडर कर दिए हैं दूसरे खत्म। कंट्री के सामने, उसका आपने हाँ, हलफ उठा लिया है, तो आप और उनके क्या? मफादात के प्रोटेक्शन करते हैं। तो फिर इसमें पाकिस्तान के आपने देखा कि बहुत कम कंट्रीज होते हैं जिस तरह के वहां पर अगर इतनी बड़ी किसी को इज्जत दी जाए और उनका नेशनल प्लेयर वो कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में सेटल हो जाए और फिर वापस आकर उसी कंट्री में दोबारा वो जॉब ढूंढना शुरू कर दे, तो ये मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती है पाकिस्तान के सिस्टम की कि यहाँ पर जाए जितना भी कोई काबिल आदमी हो उसको ये लोग कंसिडर नहीं करते, और बाहर अगर किसी के पास बाहर की नेशनैलिटी हो तो उसके आगे पीछे फिरना शुरू हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार दिया कि हमने बाहर से बंदा हायर कर दिया। मगर उसका जो ज़हनी लेवल होता है, जो उसका आईक्यू लेवल होता है, जो उसका मेंटल चीज होती है, वो तो यही होती है कि वो अपने पाकिस्तान की जो अपने वतन की इज्जत है उसको ठुकरा कर गया होता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको मतलब उधर ही मतलब रहना आपका होना चाहिए। जवाब ये है कि नेशनलिटी वाला यहाँ नहीं आना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दूसरी बात ये कि अभी देखें आप, नेशनल क्रिकेट एकेडमी खुल गई है, वहां जा रहे हैं सारे प्लेयर, ठीक है, ये तो बड़ा आसान वे है इन लोगों के लिए कि लाहौर की एकेडमी खुल गई, वहां जाओ, वहां सेटिंगें करो, वहां वहां कोचिज के सामने बैटिंग करो, फलाने के सामने बॉलिंग करो, ठीक है, आपका ट्रेनर भी वहां होगा, आपका हेड कोच भी वहां होगा, आपका सिलेक्टर भी वहां होगा, जो यस मैन, तबीयत से यस मैन सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है, जूनियर लेवल की भी और ऊपर की भी। तौसीफ अहमद अभी कुछ दिन पहले टीवी पे बोली जा रहे, पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट बोली जा रहे हैं, ठीक है, उनको नौकरी मिल गई, मुंह बंद हो गया, ठीक है, इस तरीके से और लोग भी हैं, जिस तरह अरशद खान की बात करते हैं, ठीक है, तैमूर खान की बात करते हैं, ये वही तैमूर खान है जिन्होंने लेवल 3 लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया हुआ है,
ये अब आए जैसे वापस मैनेजर भी बन गए और सिलेक्टर बन गए, तो आपने जो कोचिंग कोर्स किया हुआ उसका उसका क्या होगा? कोई वही सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कामरान अकमल जो है वो सिलेक्शन कमेटी में है, और कामरान अकमल टीवी चैनल पे बोलते रहे कि बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इनके आने से ये जरूर बाबर आजम को कोई ना कोई खराब करेंगे, हारून रशीद को, यस मैन को, 70 साल के वो बेबी बॉय को बोल बोल के कि भाई इसको कप्तानी से हटाओ? लाजमी सी बात है, जब वो यही चाह रहा है कि कप्तान ना, और वो तो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है। देखिए, जैसे आपको भी पता कि जिस तरह ये अब जब ये क्रिकेट बोर्ड आया था, इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, तो एक बड़ी कंपेन चली थी बाबर आजम के खिलाफ। और इन्होंने एक जल्दी जल्दी डिसीजन लिए, उसकी जो पावर है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, उससे लेने की हाँ कोशिश की, और उसके जो काम है उसमें भी इंटरफेयर करने की कोशिश की है। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि शायद मैं ऊपर से किसी हायर अथॉरिटी ने इनको समझाया कि बहुत जल्दी ना करें, थोड़ा सा स्लो चले। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये उसी मेरा तो यही ख्याल है कि उसी प्रोसेस में है, तो इसको डैमेज करने की कोशिश डेफिनेट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी के बगैर ना तो आप कप्तान को निकाल सकते हैं और ना रख सकते हैं। जब आपने किसी को बनाना होता है तो आप आउट ऑफ द वे, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कप्तान बनाता है, हालांकि वो उसका अहल नहीं होता। मगर जब वो कोई सीखता है या कोई मेच्योर होता है या थोड़ा सा कोई बंदा शुरू हो जाता है, तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही उसके खिलाफ साजिशें करके और फिर लोग भर्ती करता है उसके खिलाफ, मैनिपुलेशन करता है उसके खिलाफ, और फिर उसको बिल्कुल एक उसको निकाल दिया जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा, बड़े काफी अरसे से हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की कि अगर हमने इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद बाबर आजम के खिलाफ भी इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साजिशें वगैरह की और उसको निकालने की सिस्टम से कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट सफर करेगी बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये है रऊफ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग भी बाबर आजम के पीछे लगे हुए हैं ना, ठीक है, वो मेरे हिसाब से क्रिकेट तो खेली है उन्होंने, ठीक है, लेकिन बाबर आजम के आगे मैं बताऊं, जितनी रेपुटेशन, जितनी वैल्यू, जितना नाम बाबर आजम का बन चुका है ना, वो उससे भी चिढ़ते हैं। दूसरी बात ये, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बाबर आजम अगर पाकिस्तान टीम छोड़ दे तो आपकी टीम तो वैसी 20% रह जाएगी सिर्फ। नहीं, दूसरी ठीक है चीज ना? जो बेसिक चीज पता है क्या बाबर आजम की, कि वो एक बेसिक आप उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए। वो अपनी जनरेशन का एक वाहिद प्लेयर है कि जिसकी टेक्निक बहुत ही 100% सॉलिड है, और हंड्रेड उसको परसेंट पाकिस्तान की सॉलिड है। एक बहुत बड़ी यूथ उसको फॉलो करती है। तो ये हाँ मेरा ख्याल कि बिल्कुल। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि एक बहुत बड़ी यूथ का रोल मॉडल अगर बाबर आजम है, और वो कोई ऐसा स्लॉगर नहीं है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के बच्चों की टेक्निक खराब होगी। तो मेरा ख्याल बिल्कुल है कि अगर बिल्कुल। उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें बाबर आजम के टैलेंट को, तो उससे आप जो फ्यूचर में आप बहुत बड़ी तादाद में यंगस्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो ये इनको उसको बेहतर अपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसको इस तरीके से कंट्रोवर्सीज में उलझाकर उसको खराब किया जाए। और लास्ट बात ये करते हैं कि आपको कभी ऑफर आई है क्रिकेट बोर्ड से? मुझे कौन ऑफर करेगा? है? मेरे ख्याल मुझे कौन में, ऑफर करेगा? मेरे ख्याल में आप हो गए या मैं हो गया, हमें वैसे कोई नहीं पूछता, लेकिन जब किसी की दुम पे पाँव रखते तो फिर तो मेरे ख्याल मैसेज या फोन आता होगा, यार क्या कर रहे हो। हाँ, वो तो आते रहते हैं, मगर वो देखे कि हमें ऑफर करने के लिए फिर दिल भी तो शेयर जितना चाहिए होगा ना। तो वो मेरा ख्याल है वो क्योंकि उनको पता है कि ये किस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे, मुझे अगर वो सिलेक्शन कमेटी में डाल देते, तो मैंने तो इस फील्ड में मास्टर किया हुआ है, एमएससी की हुई है, 18 साल जाया किए हुए, उसके बाद 25 साल प्रैक्टिकल खेला हुआ हूँ। तो मैंने सिलेक्शन कमेटी में जाके क्या करना है? मैं तो काम करने वाला बंदा हूँ, कोई काम करूंगा तो फिर जाके वहां पे काम करूंगा ना। मैं इस तरह थोड़ा यस मैन के जी भाई फलाने ने मुझे सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया तो मैं मुंह उठा के भागता भागता आ गया कि ठीक है, मैं सिलेक्टर बना दो और टीम आप अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर लो, ये मेरे साइन करवा लो आप। इस तरह तो नहीं होगा ना। तो हम तो जिस फील्ड में मैंने पढ़ा है, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने काम किया, तो मैं तो जाकर काम करने वाला बंदा हूँ। अगर मुझे इस तरीके से होगा तो फिर मैं काम करना चाहूंगा, बजाय इसके कि आप किसी का वो केयर टेकर बनकर आप शुरू हो जाए। या स्पाइक्स कौन सी कंपनी के मंगवाए हैं? स्पाइक्स है एडिडास के अभी रास्ते में आ रहे हैं, 1-2 दिन में पहुंचे। सही है। जाहिर सी बात है, अभी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के लिए मैं भी कभी कभार प्रैक्टिस करता रहता हूँ अपनी फिटनेस फिटनेस के लिए। बॉलिंग की है सारी जिंदगी, तो कहीं ना कहीं दिल तो करता ही है ना भाई, कि चलो यार कभी नेट्स पे जाके बॉलिंग करते रहे। यार रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी आपने टाइम दे दिया, और काफी डिटेल से हम लोगों ने बात की है, और नतीजा तो यही निकलता है, जाहिर सी बात है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है, जो भी चेयरमैन आता है, वो अपने लोग लेके आता है, और आने के बाद
जो पिछला सिस्टम चल रहा होता है उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि अना का मसला यहाँ पे इतना ज्यादा है, उसको फिर जो परेशानी होती है वो क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जिस तरीके से ये क्रिकेट बोर्ड आया, मेरी नजर में इन्होंने इतनी बुराइयां की इस क्रिकेट बोर्ड ने, रमीज राजा की, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन लोगों ने अंधाधुन मचाई हुई है, इतना बुरा हाल रमीज राजा के दौर में नहीं था कि इतना अंधाधुन, मतलब एक बड़ी बड़ी पोस्ट पे जिस तरीके से लाके बिठा रहे हैं। और गवर्निंग बोर्ड के जो लोग थे, आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान में होती थी, कितने चौड़े होके, कितने खुले डुले होके टीवी के सामने आते थे कि पता नहीं इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना कोई एहसान कर दी है। ठीक है ना, इन्होंने किया कुछ आप नहीं है आप इन लोगों। आप अर्तुगरुल देखते हैं, और अर्तुगरुल या उस्मान? क्या क्या क्या? आप अर्तुगरुल ड्रामा देखते हैं, अर्तुगरुल या उस्मान? यार, आप इन लोग उनके साथ मैच करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैच नहीं करना चाह रहे। वो जब वो 3 बड़े आजमों में उनकी हुकूमत थी, और वो जब फतह करके कोई बड़े आजम आते थे तो वो इस तरह चलते थे। तो ये भी और मेरा ख्याल है कि पता नहीं, शायद कोई ये कोई बहुत बड़े फाते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और खड़े इस तरह सामने होते हैं जैसे, मतलब यानी कोई कितने क्लेवर और कितने सुलझे हुए, कितने कोई पढ़े लिखे, और कितना कोई सिस्टम ऐसा करके चले जाएंगे कि इनके हाथ पैर लोग चूमेंगे। लेकिन फिलहाल लोग इनके हाथ पैर उस वक्त भी चूमेंगे जब बोलेंगे खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो और जाओ, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना था। रऊफ, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। फिर इंशाल्लाह ताला गपशप लगेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।